हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में मैं आपको बालकृष्णा इंडस्ट्रीज कंपनी के बारे में बताने वाला हूं और इस कंपनी ने पिछले 20 साल के अंदर 1,00,000% से भी ज़्यादा के रिटर्न दे दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये शेयर 2000 के ईयर के अंदर ये शेयर सिर्फ आधे रुपए का था और आज इस शेयर का भाव 1650 रुपए के करीब है। मतलब अगर आपने 2000 में इस शेयर में 500 रुपए भी डाले होते तो उसका आज भाव 1,60,000 रुपए होता और 1 लाख से 2 लाख रुपए आपको डिविडेंड में भी मिल जाते। लेकिन वो बात अब पास की है। अब हमको ये देखना है कि क्या अब हम इसमें अब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं। तो ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर दोस्तों आपको अगर आप मेरी वीडियो एंड तक देख रहे हैं, मेरा कंटेंट अगर आपको बढ़िया लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं रोज इस तरीके की वीडियो डालता रहता हूं, तो आप मेरी एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बालकृष्णा इंडस्ट्रीज कंपनी क्या काम करती है। देखिए, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज कंपनी एक ऑफ हाईवे टायर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मतलब पहली बात तो ये कि ये टायर्स मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन कौन से टायर्स? वो वाले टायर्स जिनकी गाड़ियों को आप हाईवे पर नहीं चला सकते। मतलब नॉर्मल यूसेज के लिए जो टायर्स का इस्तेमाल होता है वो, जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है तो वहाँ पे जेसीबी की गाड़ी होती है, तो जेसीबी की गाड़ी के अंदर जो टायर्स होते हैं उसको मैन्युफैक्चर करने का काम बालकृष्णा इंडस्ट्रीज करती है। मतलब देखिए, अर्थ मूवर, पोर्ट, माइनिंग एंड ऑल टेरेन व्हीकल्स, मतलब इन चीज़ों के अंदर जिस व्हीकल्स का यूज़ किया जाता है, मतलब माइनिंग करने के लिए भी ये जिस व्हीकल्स का यूज़ किया जाता है उसके टायर को ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। अब आप ये सोचोगे कि इस टायर को ये मैन्युफैक्चर करके कैसे मुनाफा कमाती है। देखिए, इसके अंदर कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन खासा ज़्यादा है और ये टायर के अंदर एक मार्केट लीडर है। पहली बात तो ये है। देखिए, हमने ये तो जान लिया कि कंपनी क्या काम करती है, लेकिन इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमको कंपनी के डेटा के ऊपर भी देखना पड़ेगा। तो चलिए कंपनी के डेटा के ऊपर नजर डालते हैं। तो आप ये देखिए, कंपनी का पी रेशियो है 33.07, जबकि आप सेक्टर का पी देखिए 87.49। भले इसने 20 साल में 1,00,000% से भी ज्यादा के रिटर्न दे दिए हैं, लेकिन अभी भी ये सेक्टर के मुकाबले आपको सस्ता मिल रहा है। और अगर ये सिर्फ अपने सेक्टर के पी को छू लेता है तो आपको इसमें आराम से 150% के रिटर्न मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप इसका सेक्टर का पीबी देखेंगे तो वो पीबी इसके पीबी से कम है। मतलब पीबी मतलब प्राइस टू बुक, मतलब बुक वैल्यू के मुकाबले इसका कितना टाइम्स इसकी मार्केट प्राइस है। तो ये थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन इसके पिछले 4 साल से लगातार इसकी जिस तरीके से इसकी बुक वैल्यू बढ़ रही है, तो मेरे ख्याल से 1-2 साल में ये सेक्टर के पीबी के बराबर ही होगा। अब अगर मैं डिविडेंड यील्ड की बात करूं तो आप ये देखिए, सेक्टर के मुकाबले आपको इसमें ज्यादा डिविडेंड भी मिल रहा है। 1.21% का डिविडेंड यील्ड, मतलब आपको हर साल 1.21% तो डिविडेंड के फॉर्म में डिविडेंड ही मिल जाएगा। उसके अलावा आपको कैपिटल एप्रिसिएशन और अलग से मिलेगा। अब अगर आप इसकी मार्केट कैप देखेंगे तो इसका मार्केट कैप है 31,825 करोड़। अब आप ये सोचोगे कि ये शेयर 1650 रुपए का है, तो इसकी मार्केट कैप तो एक लार्ज कैप स्टॉक होगा ना। ये ऐसा नहीं होता है। जो कंपनी के शेयर का मार्केट प्राइस होता है और मार्केट में कितने शेयर कंपनी के आउटस्टैंडिंग है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके बाद कंपनी का मार्केट कैप निकल कर आता है। का प्राइस से लेना देना कुछ भी नहीं होता है। अब आप यस बैंक को देख लीजिए। यस बैंक अभी 17-18 रुपए का शेयर है, लेकिन वो अभी भी एक लार्ज कैप स्टॉक है। क्यों? क्योंकि उसके मार्केट में नंबर ऑफ शेयर काफी ज्यादा है, तो उसको अगर हम उसके मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक लार्ज कैप स्टॉक निकल कर आता है। अब आप ये देखिए, कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड
पिछले 4 साल से लगातार जो कंपनी का रेवेन्यू है, देखिए 2017 से लेके 2019 तक, सॉरी 2019 तक पिछले 3 साल से लगातार कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है और एक इंक्रीजिंग ट्रेंड के अंदर ही ये है। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा गिरा जरूर है। लेकिन आप कंपनी की एट दी एंड प्रॉफिटेबिलिटी पर नजर डालिए, पिछले 4 साल से लगातार कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है, ये बता रहा है कि कंपनी एक बहुत ही बढ़िया फॉर्म पे खड़ी है, एक बढ़िया पोजीशन पर कंपनी खड़ी हुई है और कंसिस्टेंट बढ़िया परफॉर्म कर रही है। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू गिरा है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बढ़ी है। इसके पीछे एक ही कारण है, इसके पीछे का कारण ये है कि कंपनी के मार्जिन परसेंटेज बढ़ गए हैं। मतलब पहले कंपनी 10 टायर बेचने पे जितना मुनाफा कमा रही थी, अभी वो 9 टायर बेचने पे ही उतना मुनाफा कमा रही है। तो कंपनी के नजरिए से तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। और मेन बात यह है कि जो कंपनी एक मिड कैप कंपनी है, उसके बावजूद वो 950 करोड़ का वो मुनाफा कमा रही है 1 साल के अंदर। तो ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि अगर जो कंपनी मिड कैप होने के बावजूद साल में 800,000 करोड़ का मुनाफा कमा रही है तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। अब आप कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालिए। 58.29% की कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग है। अब कंपनी के प्रमोटर्स कौन? जो कंपनी को शुरू करते हैं, जो कंपनी को चलाते हैं, मतलब कंपनी के मेन ओनर्स है। देखिए, अगर इनका स्टेक 50% से ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि उनको अपनी कंपनी के ऊपर पूरा भरोसा है। उनको ये लगता है कि कंपनी आने वाले समय में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करेगी, इसीलिए उन्होंने इतना स्टेक अपने पास रख रखा है। अब अगर आप म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के बारे में बात करोगे तो 18.96% की होल्डिंग इसमें म्यूचुअल फंड की पड़ी हुई है। और मेन बात यह है कि पिछले 3 महीने के अंदर म्यूचुअल फंड ने इसके अंदर 1.5 से 2% की होल्डिंग को अपनी बढ़ाया है। तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? देखिए, म्यूचुअल फंड के अंदर जो मैनेजर्स होते हैं वो एकदम स्पेशलाइज्ड मैनेजर्स होते हैं, उनको मार्केट का नॉलेज होता है। और अगर उन्होंने 1.5-2% का स्टेक इसके अंदर बढ़ाया है तो जरूर इसके अंदर कुछ बात होगी, इस कंपनी के अंदर कुछ रीजंस होंगे, जिस कंपनी के अंदर कुछ जरूर कुछ ग्रोथ होगा फ्यूचर में, तभी उन्होंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया होगा। अब रही बात DII की, तो DII ने इसके अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है, लेकिन FII का इसके अंदर 11.5% का स्टेक है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है। अब रिटेल इन्वेस्टर्स जो कि भोला भाला, जिसका सिर्फ 11.21% का स्टेक ही है, जिसके अंदर जो यहाँ पर आपको ब्लू लाइन दिख रही है वो बताती है रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग, और जो ग्रे कलर की लाइन है वो बताती है अदर पार्टीज की। मतलब कोई छोटी मोटी इंश्योरेंस पार्टी जिसने कि 2 लाख से कम का पैसा इसके अंदर डाल रखा है, वो इसके अंदर गिनाते हैं। अब मैं आपको कंपनी का रेवेन्यू स्टेटमेंट इस साल का आपको क्वार्टर वाइज बताता हूं। आप ये देखिए, 1423 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू मार्च 2020 वाले क्वार्टर के अंदर, मतलब जनवरी से लेके मार्च वाला क्वार्टर के अंदर कंपनी का 1423 करोड़ का कंपनी की टोटल इनकम थी। फिर उसके बाद 962 करोड़ की कंपनी की टोटल इनकम हो गई, ऑल्दो लगभग 500 करोड़ गिर गई है। लेकिन आपको पता है कि अप्रैल में लॉकडाउन लग गया था, अप्रैल में नहीं, मार्च के एंड में लॉकडाउन लग गया था। फिर उसके बाद जून के एंड में या जून के फर्स्ट वीक में लॉकडाउन खुला था। तो उसके बावजूद भी अगर कंपनी ने 950 करोड़ का अगर रेवेन्यू कमाया है तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन उसके बाद जब सिचुएशन नॉर्मल हो गई, फिर उसके बाद कंपनी ने 1597 करोड़ का कंपनी ने टोटल रेवेन्यू कमाया और कंपनी की सेल्स भी बढ़ गई है। और अगर मैं इसको इसके मुकाबले कंपेयर करूं तो कंपनी के रेवेन्यू, कंपनी के इनकम के अंदर 10% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? अब मार्च 2020 में कंपनी ने 257 करोड़ का मुनाफा कमाया था। फिर उसके बाद जून 2020 जो क्वार्टर 1 था, अप्रैल से लेके जून वाला, तो उसके अंदर क्यों गिरा, इसका कारण तो मैंने आपको बता ही दिया है। लेकिन उसके बाद आप फिर से देखिए,
339 करोड़ का कंपनी को टोटल मुनाफा हुआ है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। और अगर मैं जनवरी से मार्च के को कंपेयर करूं तो 30% का ग्रोथ कंपनी की टोटल प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिला है। तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। अब आप कंपनी के आरओई को देखिए। वैसे मेरा पैरामीटर रहता है 20%। अब कंपनी का आरओई क्या होता है, मतलब कंपनी अपनी इक्विटी के ऊपर कितना मुनाफा कमा रही है, मतलब एट दी एंड जो कंपनी कितना मुनाफा कमा रही है। तो आप ये देखिए 18% से 16% और अभी 18.79% है। देखिए मेरा पैरामीटर रहता है 20%, लेकिन उससे ज़्यादा ये कम नहीं है, सिर्फ 1.21% और 1% भी आप कह सकते हो। देखिए 1% चलता है, लेकिन अगर 18% भी है तो मेरे ख्याल से एक तरीके से रीजनेबल ही है, बढ़िया है। अब अगर मैं कंपनी के आरओसी की बात करूं तो देखिए पिछले 3 साल से ऑल्दो ये गिर जरूर रहा है, लेकिन आरओसी में भी मैं 20% प्रेफर करता हूं और ये 21% है, तो मेरे को इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये आगे चलकर और गिरता है तो ये दिक्कत वाली बात जरूर है। अब अगर मैं कंपनी के आरओए की बात करूं तो आप ये देखिए पिछले 2 साल तो कांस्टेंट था, लेकिन मार्च 2020 वाले में 14.03 कंपनी का आरओए हो गया है। अब आरओए मतलब जो कंपनी के टोटल एसेट्स होते हैं उसके ऊपर कंपनी कितना मुनाफा कमा रही है। तो देखिए ये कंपनी के लिए बहुत ही बढ़िया बात है। तो ये अगर कंपनी 14% आरओए है कंपनी का, तो ये बहुत ही बढ़िया बात मानी जाती है। अब आप कंपनी के डेट टू इक्विटी को देखिए, 0.15 के बाद 0.18 और इस बार 0.17। देखिए पिछले 3 साल से लगातार कंपनी का जो डेट टू इक्विटी है वो एकदम नी के बराबर है। मतलब एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हो कि कंपनी 90% डेट फ्री है। तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। देखिए इसीलिए मेन रीजन यही है कि इसका जो पीबी रेशियो निकल कर आता है, मतलब जो प्राइस टू बुक रेशियो इसका निकल कर आता है वो महंगा निकल कर आता है। क्यों? क्योंकि इसका डेट एकदम नी के बराबर है। और जिस कंपनी का डेट मतलब कंपनी की उधारी अगर नी के बराबर होती है, तो अगर कंपनी मुनाफा कमाएगी तो उसके बाद अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देगी या तो कंपनी री इन्वेस्ट करेगी, तो उससे बिजनेस ग्रो करेगा। बाकी अगर डेट ज्यादा होगा तो कंपनी का क्या होगा, आधा तो कंपनी का रेवेन्यू इंटरेस्ट पे करने में ही चला जाएगा। तो इसीलिए ये कंपनी की एक बहुत पॉजिटिव बात है और यही एक फैक्टर है जिससे कि आपको ये शेयर थोड़ा प्राइस टू बुक के मामले में महंगा मिल रहा है इसके कंपटीटर्स के मुकाबले। अब अगर मैं इसके इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करूं तो आप ये देखिए पिछले 3 साल से ये लगातार लगभग मिनिमम 30% तो ये हर साल बढ़ ही रहा है। अब इसका मतलब ये है कि कंपनी जितना मुनाफा कमा रही है उसका 30% कंपनी का हर साल कवरेज रेशियो बढ़ रहा है। मतलब हर साल कंपनी की इंटरेस्ट पे करने की क्षमता में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती है। अब देखिए बालकृष्णा इंडस्ट्रीज जिसका कि शेयर का भाव आज चल रहा है मोटा मोटा 1640 रुपये, आप मान के चलिए। पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी इसमें 1.5 से 2% की तेजी देखने को मिली है और 27 रुपये की तेजी इसमें देखने को मिली है। अब देखिए इसका ऑल टाइम है ये 1720 का, तो 1720 का इसका ऑल टाइम है ये, मतलब 80 रुपये आपको डिस्काउंट में मिल रहा है इसके ऑल टाइम हाई से। मतलब अगर ये इसके ऑल टाइम हाई को भी छू लेता है तो ये 5% आपको आराम से रिटर्न दे देगा। देखिए अगर बाजार अगर अभी यहाँ से फिर से 14,200-300 जाता है तो ये शेयर आपको आराम से 1720 टच करता हुआ मिल सकता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि निफ्टी अभी बढ़ेगा ही तो आप इस शेयर में निवेश कर सकते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अब रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, देखिए ये शेयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एकदम बढ़िया शेयर है और मेरे ख्याल से आने वाले 2 साल में इस शेयर का भाव आराम से 2500 से 3000 के बीच में होगा। क्योंकि जिस तरीके से ये बिजनेस ग्रो कर रहा है और जैसे इसके अंदर वैल्यू मुझे अभी नजर आ रही है, मेरे ख्याल से आराम से ये आने वाले 2 से 3 सालों में इसका भाव 2500 से 3000 के बीच में होगा। उससे भी ज्यादा हो सकता है, 2500 तो मिनिमम इसका भाव होगा ही होगा। अब मेन बात ये है कि इसको किस प्राइस पे लेना है। देखिए ये जो शेयर है ये पूरा निफ्टी के ऊपर डिपेंड रहता है। मतलब अगर निफ्टी 500 पॉइंट गिरता है तो ये भी आपको आराम से उस वक्त 5-6% गिरा हुआ दिखेगा। लेकिन अगर निफ्टी बढ़ता है, मतलब निफ्टी यहाँ से अगर 15,000 जाता है तो इस शेयर का भाव भी आपको आराम से 2,000 होता हुआ नजर आएगा।
तो देखिए मेरे ख्याल से इसका जो फर्स्ट बाइंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बनता है तो वो बनता है 1600 रुपए पे। एक फेयर प्राइस है, अभी भी एकदम फेयर प्राइस है, अभी भी आपको इंडस्ट्री के मुकाबले ये सस्ता मिल रहा है। आप इसमें आइस वाले प्राइस पे भी बाय कर सकते हो, लेकिन आप इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो तो ही इसको अभी बाय कीजिए, वरना अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा वेट कर सकते हैं। अब देखिए 1600 अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप इसमें अभी भी बाइंग करिए, फिर उसके बाद ये जितना भी गिरता रहता है आप इसमें और डिप में शेयर को खरीदते रहिए। आपका जो एवरेज कॉस्ट निकल कर आएगा वो भी कम हो जाएगा, और फ्यूचर में कम से कम अगर आप इसको 2-3 साल तक होल्ड करते हैं तो आपको मिनिमम 50% के रिटर्न इस शेयर में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मैं होप करता हूं कि आपको बालकृष्णा इंडस्ट्रीज कंपनी का शेयर एनालिसिस बढ़िया लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस बढ़िया लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो भी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं रोज इसी तरीके की वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसे पता चलता है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।